Before you dive into Hero FinCorp IPO hype, let's talk risk. Hero FinCorp is no ordinary NBFC, and its business model and financial number raise more questions than answers. Let's decode the 4 key questions that could change how you look at this IPO. जब एक लेंडर का 40% लोन बुक सिर्फ एक कंपनी पे डिपेंड हो तो रिस्क कितना बड़ा है। 2 साल के लगातार राइट ऑफ्स के बाद क्या हीरो फिनकॉर्प कम बैक कर पाएगा? टू व्हीलर्स और एमएसएमई जैसे वोलेटाइल सेगमेंट्स में इतना फोकस क्यों? क्या ये सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म के लिए? बजाज फाइनेंस और एचडीबी के कंपैरिजन में हीरो फिनकॉर्प इतना महंगा क्यों है अगर हम ग्रे मार्केट प्राइस देखें? आई हैव गॉट 4 स्लाइड्स फॉर यू टू एक्सप्लेन द हिडन रिस्क. If you would like a copy of this presentation, just drop your email ID in the comments below. I'll send it across. Let's start with the Hero FinCorp's loan book. So two-wheeler finance is the largest segment, 18% share in the loan book. And it's very natural. Its parent company, Hero MotoCorp, is the world's largest manufacturer of two-wheeler in India. And this NBFC leverages Hero's dealer and customer network to source loans, especially in the two-wheeler finance segment. Second is the personal loan with 12% share in the loan book. Then comes the housing loan, 5%. Retail SME, 3%. Inventory funding, 2%. And corporate lending, 1%. Now let's analyze this portfolio whether it's the ideal portfolio for NBFC. Now the very first risk factor is the origination dependence. लगभग 40% लोन बुक हीरो मोटरकॉर्प के इकोसिस्टम से आता है, यानी डीलर, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज. देयर इज आल्सो ए कंसंट्रेशन रिस्क. हीरो मोटरकॉर्प पर ज्यादा निर्भर रहने का मतलब है कि अगर टू व्हीलर की बिक्री कम हुई या डीलरों का प्रदर्शन गिर गया और या हीरो मोटरकॉर्प ने अपनी रणनीति बदल दी तो हीरो फिनकॉर्प पर इसका सीधा असर पड़ सकता है बिकॉज ऑफ ए हाई डिपेंडेंस ऑन इट्स पेरेंट. थर्ड इज द ग्रोथ लिमिटेशन. बिकॉज आप अगर पूरा हीरो मोटरकॉर्प में डिपेंडेंट हैं तो आप मार्केट से कैसे स्केल अप करेंगे पर्सनल लोन, लैप या होम लोन्स. एंड फाइनली द परसेप्शन लैग. जो ग्राहक हीरो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो हीरो फिनकॉर्प को एक निश या कैप्टिव एनबीएफसी की तरह ही देखेंगे, ना कि एक फुल स्केल लेंडर की तरह. This will slow down customer acquisition outside the Hero Group. The only positive is that the company has recently tied up with Maruti Suzuki for car loans. Now let's come to the financial performance. And if you look at FY19, the COVID year, it was 3166. Now let's look at the financial performance before COVID and after COVID. Now FY19, it was 3166 crore, then 4138, 433, 4797, 990. Now it has gone down. From FY23, it has fallen to 7804. Then the revenue FY25 is 9152. Now, if you look at PAT is 390, almost less than half of FY24. Now, FY24 was the best year for the company. If you look at gross NPA, always high, 5.6% before COVID, then 6.1, which is very natural, 7.6, also very natural. Then FY21, 20 to 6.1. FY23 4.3, 4.26, 4.4, 5.45. The company has got very high gross NPA. Now let's analyze this performance in more depth. Hero FinCorp के NPAs का बड़ा कारण है पर्सनल लोन और एमएसएमई लोन से. खासकर वो लोन तो तेजी से एक्सपेंशन फेज में दिए गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि लगातार 2 साल तक बड़े लेवल के एनपीए राइट ऑफ करने पड़े. मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन देना अब बंद कर दिया है. अब कंपनी का फोकस एग्जिस्टिंग कस्टमर पे है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन और व्हीकल फाइनेंस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. लेकिन चैलेंजेस ये है कि नए कस्टमर और न्यू टू क्रेडिट या न्यू टू कंपनी बोरोवर के लिए हीरो फिनकॉर्प को एक मजबूत क्रेडिट अंडरराइटिंग मॉडल डेवलप करना होगा. फाइनली हीरो फिनकॉर्प का जीएनपी रेशियो अगर हम बजाज फाइनेंस से कंपेयर करें तो 5-6 गुना ज्यादा है. एचडीबी से लगभग 4 गुना ज्यादा फिनकॉर्प के एनपीएस हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि इसकी एसेट क्वालिटी और रिस्क मैनेजमेंट अभी काफी कमजोर है. ये एक चार्ट है अगेन लोन कंपोजिशन का, जो हमने पार्टली पहले भी डिस्कस किया है, बट यहाँ पर हमने एयूएम लिया है एंड एयूएम का कितना शेयर है. पहले हमने जो लिया था वो लोन डिनोमिनेटर वाज द लोन, हियर द डिनोमिनेटर इज द टोटल एयूएम. So let's discuss this chart in more detail. इस वक्त कंपनी के लगभग 70% AUM मीडियम से लेकर हाई रिस्क कैटेगरी में है, जैसे कि टू व्हीलर लोन्स, एसएमई लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें कोई गारंटी या कोलैटरल नहीं होता है. इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अपनी ज्यादातर फंड्स ऐसे सेगमेंट में लगाए हैं जो ज्यादा जोखिम वाले माने जाते हैं. अब बात करें डेलिक्वेंसीज की और जीएनपीए की,
तो इसमें बड़ा योगदान पर्सनल लोन का रहा है लास्ट 2 साल। ना पर्सनल लोन ऐसे लोन होते हैं जैसे आप जानते हैं जिसमें गारंटी नहीं ली जाती और ये आमतौर पर वेरी हाई रिस्क माने जाते हैं। जब बोरोवर उधार लेने वाला समय पर रिपेमेंट नहीं करता तो ये लोन डेलिक्वेंट या एनपीए बन जाता है। लो शेयर ऑफ स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म टेन्योर एसेट्स, होम लोन्स और लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलाकर कंपनी के कुल एयूएम का सिर्फ 27 से 29% हिस्सा बनता है, जबकि ये दोनों ही लो रिस्क माने जाते हैं क्योंकि इनके पीछे कोलेक्ट्रल या यानी जमीन या कुछ घर होता है। सेकंड, लॉन्ग टेन्योर के होते हैं, इसका मतलब है समय तक चलने वाले लोन है और ये कंपनी के ओवरऑल पोर्टफोलियो की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में कंपैरेटिवली कम सुरक्षित सेगमेंट होम लोन लैब में कम फोकस किया है, जबकि ये सेगमेंट डिफॉल्ट के मामले में ज्यादा स्टेबल होते हैं। सो एज यू कैन सी, कंपनी हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू हैव ए वेरी स्टेबल पोर्टफोलियो वेयर they will have a lower NPAs and there will be less pressure on capital. Now let's look at the funding mix. Bank borrowing, NCD, commercial paper, external commercial borrowing, securitization, other thing. Now if you look at the share of bank borrowing is 35 to 38%. Non-convertible debenture is very high, 33 to 35%. This is something which is very normal. Commercial paper 8 to 10%, external commercial borrowing 2 to 3%. And securitization other 15 to 16 and others is 1%. Now let's analyze this data in more detail. So Hero Corp ने फंडिंग के लिए कई सोर्सेस का इस्तेमाल किया है, यानी ये डाइवर्सिफाई फंडिंग भेज सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 70% से ज्यादा लायबिलिटी अब भी 2 मुख्य सोर्सेस पर निर्भर है, जैसे बैंक लोन और एनसीडी। इसका मतलब है ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद डिपेंडेंसी अभी भी कुछ ही इंस्ट्रूमेंट पर है। नाउ द वेरी बिग रिस्क फैक्टर इज द लिमिटेड रिटेल लायबिलिटीज। अनलाइक बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां पब्लिक डिपॉजिट और रिटेल एनसीडी से भी पैसा जुटाती है, जिससे उनका फंडिंग बेस बहुत ब्रॉड हो जाता है। हीरो फिनकॉम के पास अभी तक कोई पब्लिक डिपॉजिट स्कीम नहीं है, कोई रिटेल एनसीडी का प्रोग्राम भी नहीं है, यानी रिटेल इन्वेस्टर से डायरेक्टली पैसा नहीं जुटा रहे हैं। जो एक ग्रोथ और ब्रांड ट्रस्ट लिमिटेशन भी हो सकता है, बिकॉज आप ज्यादा कैप्टिव जगह की तरफ जा रहे हो। नाउ लेट्स लुक एट द आईपीओ पर्पस एंड द ऑब्जेक्टिव। कुल आईपीओ साइज कुछ 2600 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 2100 करोड़ का होगा और ऑफर फॉर सेल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 1500 करोड़ के करीब। सो ऑफर फॉर सेल में पुराने निवेशक अपने हिस्से का शेयर बेचेंगे। फ्रेश इशू से कंपनी को पूंजी मिलेगी। नाउ हीरो फिनकॉर्प ने डीएरएचपी फाइनल कर दिया है और सेबी ने आईपीओ के लिए मंजूरी भी दे दी। कहने का मतलब यह है कि आईपीओ हीरो फिनकॉर्प के ग्रोथ प्लान्स, कैपिटल एडिक्वेसी को मजबूत करने और बाजार में उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल चार्ट ऑन द वैल्यूएशन कंपैरिजन, एंड दिस इज very important chart. If you look at Hero FinCorp, and we have taken the gray market price, and based on that the P comes out to be 158. Price to book, which is the right parameter for any lending institution, is 3.0x. Let's look at Bajaj Finance. Bajaj has got a PE of only 36. Hero FinCorp is getting a PE of 158. Price to book, Bajaj has a better price to book. And if you look at HDB Financial, it costs 30x. Now if you look at 36x, 30x, and Hero FinCorp is getting 158x. And for what? If you look at return on equity, Bajaj has 17 to 19% return on equity. HDB has 13.7% equity. It has only 2 to 3%. And this has also impacted because last 2 years high NPAs and their profit has gone down. But if you look at ROE, just 2 to 3%. Now if you look at asset quality, gross NPA 5.45, here 0.9, 1.4. So very high NPA, low return on equity, and getting a very high price to earning. टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ की ग्रे मार्केट प्राइसिंग में लगभग 30% की गिरावट देखने के लिए मिली थी। इस करेक्शन से कुछ इन्वेस्टर को लगता है कि हीरो फिनकॉर्प का भी अनलिस्टेड मार्केट प्राइस आने वाले दिनों में नीचे आ सकता है। 2 जून 24 में हीरो फिनकॉर्प ने नए शेयर इशू किए थे, प्री आईपीओ एक प्लेसमेंट की थी और 1400 पर शेयर की दर में अलॉट किया था। नाउ ये प्राइसिंग एक बेंचमार्क देता है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आईपीओ वैल्यूएशन के आसपास ही होना वाला है। तो उस हिसाब से भी पीई 158 160 टाइम्स ही आ रहा है। अभी के करंट अर्निंग्स पर हीरो फिनकॉर्प का पीई प्राइस टू अर्निंग काफी महंगा माना जा रहा है, लेकिन इसके पीछे इन्वेस्टर की काफी उम्मीदें छुपी हैं। सो दे आर एक्सपेक्टिंग ए बिग टर्न अराउंड इन ऑपरेशन, ग्रोथ आएगा खासकर रिटेल और एसएमई सेगमेंट में, एंड थर्ड एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा। मतलब लोग फ्यूचर पोटेंशियल के आधार पर प्रीमियम देने को तैयार है, ना कि अभी के अर्निंग्स। एंड आई जस्ट वांट टू रिमाइंड दैट दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ,
please consult your financial advisor. And as you can see, I have highlighted 5 big risk factors in the Hero FinCorp IPO. And I suggest before investing to take into account these factors and consult your financial advisor before investing.